Okay, good morning, class. Uh, Today we will finish the remaining portion of the chapter number 22, that is role of parliament. So, in our previous classes, we have discussed about that what is parliament, what is the role of parliament. Then, apart from that, what is presidential system, what is parliamentary system. We have all seen that, and we have also seen that in India we actually practice the parliamentary form of government. So far, we have discussed all things. Apart from that, we have also discussed that in a democratic system, a democratic government, the system is divided into three blocks. The first one is legislature, second executive, and third judiciary. Legislature means the one who is related to your law making, that is your parliament. See, if I say legislature या फिर मैं बोलूँ parliament, both means the same. Second means your executive, that means the president who is related in accordance with implementation of law. सी इफ यू हैव सीन दैट जब भी कोई बिल बनता है या कोई एक्ट बनता है तो वो कहाँ पे बनता है, पार्लियामेंट में बनता है. मतलब लॉ कहाँ पे बन रही है, पार्लियामेंट. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज लॉ मेकिंग. देन कम्स एग्जीक्यूटिव, मतलब प्रेसिडेंट, द वन हु इज एसोसिएटेड कि अब ये लॉ बन रही है, अब मुझे इस लॉ को आगे इम्प्लीमेंट करना है. और उसके बाद आता है जुडिशरी, मतलब कि हिंदी में क्या इसको बोलते हैं, न्यायपालिका. दैट मीन्स वन हु पनिशेस द लॉ ब्रेकर्स. ओके. So in this chapter, we will be covering legislative and executive, and the one with judiciary, this will be covered in the next chapter. Okay. So this was all about your legislative, executive, and judiciary. Now, in legislative, that is parliament, I told you parliament has three main organs. That is your president, your Lok Sabha, and your Rajya Sabha. President means executive. President बोलो या executive दोनों का मतलब एक ही है. Then comes your Lok Sabha and Rajya Sabha. Now, in the previous lecture, I have in detail explained about the Lok Sabha, Rajya Sabha. Let's do a quick revision once again. Lok Sabha is known as House of the People. Why it is known as House of the People? Because the people who are being elected there are elected by us through the method of direct voting. और जो लोग यहाँ पे सेलेक्ट होकर आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हिंदी में सांसद. उसी तरह से जो राज्यसभा के लोग होते हैं उनको भी क्या कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. अब राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स इलेक्ट कैसे होते हैं इसको हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में. उससे पहले मैंने आपको ये बताया था जैसे क्लास में स्ट्रेंथ होती है 50, उसी तरह से लोकसभा और राज्यसभा की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है. सो इन द कॉन्स्टिट्यूशन जो लोकसभा की सीट है, इट इज व्हाट, 552. दिस इज द मैक्सिमम सीट, आउट ऑफ विच एट प्रेजेंट, मतलब आज की डेट में इंडिया में केवल 545 सीट्स हैं, जिसमें से 530 सीट्स जो हैं वो स्टेट्स की हैं, 13 सीट्स जो हैं वो यूनियन टेरिटरीज की हैं, एंड जो 2 सीट्स हैं वो एंग्लो इंडियंस की है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंग्लो इंडियंस? एंग्लो इंडियन मीन्स अ पर्सन हु वाज नॉट ऑफ इंडियन ओरिजिन बट ही केम टू इंडिया एंड देन ही गॉट सेटल्ड हियर, मतलब शादी कर लिया उसके बाद फिर वो उसने मैरिज किया, उसके बाद फिर वो यहीं पर रहने लगा. अब उसकी कई यहाँ पे जनरेशन रह रही हैं, तो सच पर्सन आर नोन एज एंग्लो इंडियंस. ओके. सो 530 स्टेट्स, 13 यूटीज एंड 2 फ्रॉम एंग्लो इंडियंस. नाउ these फ्रॉम स्टेट्स एंड यूटीज, ये तो थ्रू द मेथड ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन, जो लोकसभा इलेक्शन होते हैं उससे सेलेक्ट होते हैं, लेकिन जो आपके एंग्लो इंडियंस हैं दे आर ऑलवेज नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, दीज टू पर्सन. ओके. ये हो गया लोकसभा. देन कम्स योर राज्यसभा विच इज नोन एज द अपर हाउस और काउंसिल ऑफ स्टेट्स. नाउ लाइक लोकसभा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ थी 552, राज्यसभा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है, 245. एट प्रेजेंट कितनी है, जैसे यहाँ पे 545 थी, यहाँ पे एट प्रेजेंट है 245. इस 245 में से जो 12 लोग हैं, 12 ये जो लोग होते हैं, दीज आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट. और ये 12 लोग कौन होते हैं, दीज 12 आर द पीपल हु आर हैविंग गुड नॉलेज इन द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर.
literature. Okay, that means they are having practical experience in these fields. So these 12 are nominated by the president. Uh, then 245 minus 12 करेंगे कितना बचता है 233. So this remaining 233, ये जो 233 होते हैं, इसमें से जो 229 है वो स्टेट से होते हैं, जो चार होते हैं यूटी से. अब बात आती है कि ये 233 सेलेक्ट कैसे होता है, अब इसको हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है. तो ये हमने एक ब्रीफ पढ़ लिया. नाउ सी, अच्छा, वन थिंग मोर. In my previous lectures, I've already explained that what are articles, what are parts, what are schedules, okay. And since you are a student of polity civics, so you should know that initially when the constitution was made in the year 1900 and for when in the 1950 it got enacted, so there were 395 articles, 22 parts and 8 schedules. But today, till date, there are 448 articles, 25 parts and 12 schedules. And since we are reading the chapter role of parliament, so you must know that from article 79 to 122 in part 5th of our constitution, it deals with all the powers of parliament. ये सब जो हम पढ़ रहे हैं, कितनी सीट्स होनी चाहिए, कहाँ कितने यूटी से एक्सेट्रा एक्सेट्रा, 12 हैं जो राज्यसभा के नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, टू एंग्लो इंडियंस नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, ये सारी चीजें किसमें लिखी हैं फ्रॉम आर्टिकल 79 टू 122 इन पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ लेट्स सी अ क्विक डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा. रिप्रेजेंट्स पीपल ऑफ इंडिया, represents states and UT of Indian Union. Exactly. Why represents people of India? Because the people who are seated in Lok Sabha, देखो, चाहे लोकसभा में बैठे चाहे राज्यसभा में, दोनों को ही क्या कहते हैं, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद. लेकिन क्योंकि दे कम थ्रू द मेथड ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन, दैट इज वोटिंग, जिन्हें आप और हम वोट करते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है हाउस ऑफ द पीपल. और ये कहा जाता है कि दे कम्स थ्रू द मेथड ऑफ डायरेक्ट वोटिंग. वेयर एज जो आपके राज्यसभा के मेंबर्स हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा ना, इलेक्शन बाय पीपल लोकसभा, और राज्यसभा में क्या है, बाय मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. मतलब आपकी जो स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, वो लोग आपस में वोट करके राज्यसभा में सांसद को चूज करते हैं. इसलिए राज्यसभा को अपर हाउस या हाउस ऑफ द एल्डर्स भी कहा जाता है. ओके, एंड दैट इज व्हाई इट इज रिटन इट रिप्रेजेंट्स स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडियन यूनियन. देन जैसे हर चीज का एक टाइम पीरियड होता है, सो लोकसभा का टाइम पीरियड कितना है, 5 years. एंड राज्यसभा का टाइम, लोकसभा का टाइम पीरियड कितना है, 5 years. एंड आपने देखा होगा कि हर 5 साल बाद न्यूज़पेपर में इस तरह का लिखा था कि 5 साल का कार्यकाल, एक्स वाई जेड कोई भी जो गवर्नमेंट चल रही है उसका पूरा हुआ, फिर से इलेक्शन होंगे. तो ये जो 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, इसको इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है डिसोल्यूशन. मतलब 5 साल बाद उस सर जब उस जो भी वर्किंग गवर्नमेंट है, जो पावर में जो गवर्नमेंट है, जब उसका सेशन पूरा हो जाता है, सो इट टाइम पीरियड गेट्स ओवर. इसी को कहते हैं कि डिसॉल्व आफ्टर 5 years. वेयर एज अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती. मतलब जिस तरह से लोकसभा हर 5 साल में डिसॉल्व हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है, फिर नई लोकसभा होती है, इलेक्शंस होते हैं, राज्यसभा में इस तरीके से नहीं होता. राज्यसभा नेवर डिसॉल्व्स. इंस्टेड इन एवरी 2 years 1/3 ऑफ देयर मेंबर्स रिटायर्ड. इसका मतलब ये है कि राज्यसभा लोकसभा की तरह कभी भी डिसॉल्व नहीं होती, और बल्कि हर 2 सालों में जो भी टोटल स्ट्रेंथ है राज्यसभा की, उसके 1/3 मेंबर्स जो है वो हर साल रिटायर होते जाते हैं. तो ऑलरेडी सीट्स कम भी होती जाती हैं और सीट्स वही सीट्स वापस से फिल होती जाती हैं. तो ये प्रोसेस एक तरह से इस चेन की तरह चलती रहती है. हाँ, बात करें टेन्योर की, तो लोकसभा का जो टाइम पीरियड है वो है 5 years, और राज्यसभा का जो टाइम पीरियड है वो है 6 year. दैट मीन्स मेंबर हु आर सेलेक्टेड फॉर फुल टर्म सर्विस, दे सर्व फॉर 6 years. ओके. देन इलेक्शन बाय पीपल बाय मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबली मैंने बता दिया. क्वालिफिकेशन, सी बेसिक एलिजिबिलिटी तो क्या होनी चाहिए, दैट यू शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. एग्जैक्टली, व्हाई यू शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया? भाई, इंडिया की ही सीट्स के लिए कंटेस्ट कर रहे हो, तो जब इंडिया की सीट्स के लिए अगर आप कंटेस्ट करोगे तो क्या आपको इंडियन सिटीजन होना तो मस्ट है. सो दैट इज योर फर्स्ट थिंग. देन मिनिमम एज, सो फॉर लोक sabha the minimum age should be 25 years. For rajya sabha the minimum age should be 30 years. Then see, speaker and deputy speaker, what does it mean? See, it means like in class, apart from students you have a teacher who looks after you. अगर मैं इसी को थोड़ा और ब्रॉड लेवल पे जाऊँ, सो इन स्कूल वी हैव अ प्रिंसिपल हु लुक्स आफ्टर ऑल द टीचिंग स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ. तो सबसे पहले होगा हमारे प्रिंसिपल, उसके बाद होगा हमारे वाइस प्रिंसिपल, या और अच्छे से समझने तो समझिए सबसे पहले डायरेक्टर, देन कम्स योर प्रिंसिपल. उसी तरह से लोकसभा और राज्यसभा में जहाँ पे 545 245 सीट्स हैं, इतने सारे एमपीज हैं, तो वो भी बच्चों की तरह इसी तरह से लड़ना झगड़ना डिबेटिंग सब चलती है. सो वहां पे भी तो कोई चाहिए ना जो उनको कंट्रोल कर सके. सो इन लोकसभा देयर इज
a speaker and a deputy speaker who are elected by the members of the लोक सभा itself. मतलब वही जो लोकसभा के मेंबर्स हैं वो अपने आप में से ही जो उनके मतलब अपने आप में से ही वो किसी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट करते हैं. उनका काम क्या होता है, जो हाउस की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, एक प्रॉपर एक डेकोरम हाउस का मेंटेन रहे, लड़ाई झगड़ा एंड ऑल ये सब ना हो, प्रॉपर डिबेटिंग हो, उनका काम होता है ये देखना. वेयर एज जैसे लोकसभा में होते हैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा में होते हैं चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन. अब राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? सी अ लाइन इज रिटन, वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन. इट मींस दैट if a person is vice president of India, so by default he is an ex officio chairman of Rajya Sabha. Ex officio मतलब होता है by default. You can understand it like this: when you purchase a mobile phone, so by default आपको उसमें Google Play Store की ऐप और कुछ apps by default मिलती है, मतलब आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो उसमें रहता है. इसी तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि दैट इफ यू आर अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सो बाय डिफॉल्ट दैट मींस एक्स ऑफिशियो यू विल बी द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. यस. तो चेयरमैन की बात तो होगी, बट जो डिप्टी चेयरमैन है ही इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इटसेल्फ. जैसे स्पीकर और यहाँ पे डिप्टी स्पीकर होते हैं, यहाँ का जो डिप्टी चेयरमैन होता है वो भी ये लोग आपस में ही अपने में से सेलेक्ट करते हैं. ओके. देन लीडर ऑफ द हाउस इज ऑलवेज पीएम बाय डिफॉल्ट. एग्जैक्टली. सी भाई लोकसभा मतलब क्या हो गया, जहाँ पे एमपीज बैठते हैं, उनको सेलेक्ट कौन करता, उनको इलेक्ट कौन करते हैं? थ्रू द मेथड ऑफ वोटिंग, आप और हम. उन्हीं का लीडर कौन बनता है? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी. सो लीडर ऑफ द हाउस मतलब, क्योंकि जिसकी भी सरकार होती है पावर में, जैसे अभी प्रेजेंटली बीजेपी है तो बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो लोकसभा में क्योंकि वो कहलाता है हाउस ऑफ द पीपल, वहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो उस हाउस का लीडर कौन कहलाता है? मतलब मुखिया, अब पीएम. और ये बाय डिफॉल्ट होता है दैट लीडर ऑफ द लोकसभा हाउस इज ऑलवेज द प्राइम मिनिस्टर बाय डिफॉल्ट. बट बात करें अगर हम लीडर ऑफ राज्यसभा की, तो सी इट्स रिटन, लीडर ऑफ हाउस इज अ राज्यसभा मेंबर हु इज ईदर अ कैबिनेट और अदर मिनिस्टर. मतलब अनलाइक लोकसभा, जो राज्यसभा होती है उसका जो लीडर होता है वो उन्हीं में से या तो कोई कैबिनेट या फिर कोई अदर मिनिस्टर होता है. ओके. Now see there is a line written that it takes 273 seats to form the government. अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि लाइक मैंने अभी क्या बताया, कितनी सीट्स हैं प्रेजेंटली? 545. तो 545 को 2 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा? 272.5. राउंड ऑफ करो 273. मतलब कि किसी भी पार्टी को पावर में आने के लिए मिनिमम यहाँ पे 273 सीट्स चाहिए. फिर 273 सीट्स के बाद जितना प्लस होता जाएगा उसके बाद मतलब उसकी इतनी मेजोरिटी बची जाएगी. जैसे बोलते हैं ना कि इस पार्टी को भैया इतनी मेजोरिटी है एंड ऑल्सो, ये क्यों बोला जाता है? बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन द टोटल नंबर ऑफ सीट्स विच आर प्रेजेंटली, जैसे कि 545, तो आपको उसमें से मिनिमम मतलब 273 सीट्स चाहिए सो दैट यू कैन फॉर्म द गवर्नमेंट. ओके. देन अब मैंने इस तरह से सब बात की. अब ये एक बेसिक एक चीज है, एक चार्ट है छोटा सा. यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस, लाइक हु इज द प्रेसिडेंट, वी ऑल नो. चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, आई टोल्ड यू the vice president is an ex officio chairman, that means your Venkaiah Naidu, our honorable Mr. Vice President Venkaiah Naidu sir. Deputy chairman of Rajya Sabha कौन है? हरिवंश नारायण सिंह. Then leader of the house of Rajya Sabha, थावर चंद गहलोत, बीजेपी. एंड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, गुलाम नबी आजाद. अच्छा ये एक बात आती है यहाँ पे ऑपोजिशन. अभी ऑपोजिशन मतलब सब जानते हैं, जो एक तो होती है रूलिंग पार्टी, उसके बाद एक होती है ऑपोजिशन पार्टी. यू मस्ट बी थिंकिंग यहाँ पे इस तरह से लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्यों लगा? सी इन एनी डेमोक्रेटिक कंट्री ऑपोजिशन इज अ मस्ट थिंग बिकॉज आर्ग्यूमेंट्स आर ऑलवेज नेसेसरी इन डेमोक्रेसी. किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में आर्ग्यूमेंट्स तो भाई बहुत नेसेसरी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, if we see that if in a class only I will speak and I will not listen to what my students are saying or what other suppose teaching staff is saying, so ये तो एक डिक्टेटरशिप हो गई ना. देयर शुड बी अ टू वे कन्वर्सेशन. हम सब एक दूसरे की बात को समझे. मैं कुछ गलत करूं बीइंग अ टीचर, सो यू कैन ऑल्सो पिन पॉइंट मी. आप कुछ गलत करने से एज अ टीचर आई विल डेफिनेटली पिन पॉइंट यू. ओके. सो ये एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए. इसीलिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ऑपोजिशन का बहुत बड़ा रोल होता है. आपने देखा होगा कोई भी लाइक नोटबंदी हो गया और योर दिस lockdown period or your coming of the GST bill or your amendment of the section 370, sorry, revoking it from Jammu and Kashmir.
So whenever BJP, that means the ruling party, brings any such bill, so there is always a lot of controversy going in the house. मतलब खूब हल्ला होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, etc etc etc. Why? Because they are opposition. तो ये होता है opposition का काम. Now who is the leader of the opposition? From Rajya Sabha, he is Mr. Ghulam Nabi Azad of Indian National Congress. Then, who is the Speaker of Lok Sabha? Mr. Om Birla. Who is the Deputy Speaker of Lok Sabha? Place is vacant. Who is the leader of the House? He is Mr. Narendra Modi. And who is the leader of opposition? That is also vacant. Okay. So you must be aware of such things. Now move to next. Acha, yes. See this chart also. Like 245 seats of Rajya Sabha are there. So out of that, it is written as गवर्नमेंट की 116, ऑपोजिशन 126, वैकेंट 3. इसका मतलब ये है गवर्नमेंट मतलब जो अभी रूलिंग पार्टी है उसके 116 सांसद, 116 एमपीज हैं. ऑपोजिशन मतलब अदर पार्टीज के भी, ऑपोजिशन में कांग्रेस, बीएसपी, सारी जितनी भी पार्टीज है उनके 126 मेंबर्स हैं और 3 सीट जो है वो वैकेंट है. उसी तरह से बात करें लोकसभा की, सो रूलिंग पार्टी के यानी कि बीजेपी की थी 35 एमपीज हैं, ऑपोजिशन की 207 है और 1 सीट है वैकेंट. तो यहाँ से लोकसभा राज्यसभा वाला टॉपिक होता है पूरी तरह से फिनिश. नाउ वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द प्रेसिडेंट एंड देयर पावर्स. ओके, आई गॉट दिस स्लाइड ऑल्सो, इसको भी समझा देता हूँ. सी, ये एक नॉर्मल चीज है. ये एक बेटा पार्लियामेंट का व्यू होता है. इट्स अ वेरी गुड थिंग, इसको अच्छे से समझ लो. ये एक पार्लियामेंट का व्यू होता है. किसी भी पार्लियामेंट में कैसा, देखो इसका व्यू कैसा बनता है. हमारे इंडियन पार्लियामेंट में 6 ब्लॉक्स होते हैं. सी, 1 2 3 4 5 6. और हर ब्लॉक में ये देखिए 11 रोज होती है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. मतलब 6 ब्लॉक्स होते हैं, ABCDEF, और हर ब्लॉक में 11 सीट्स होती हैं. इन्हीं 11 सीट्स में कौन बैठते हैं? हमारे सांसद यानी कि MP. अब जो लेफ्ट साइड है, यहाँ पे बैठती है रूलिंग पार्टी, और जो राइट साइड है यहाँ पे बैठती है आपकी ऑपोजिशन पार्टी. ये यहाँ पे बैठते हैं हमारे स्पीकर लोकसभा के. मतलब अभी इनका नाम हमने पढ़ा, मिस्टर ओम बिरला सर, यहाँ पे बैठते हैं हमारे स्पीकर. यहाँ पे देखो लिखा है लोकसभा सेक्रेटरीट स्टाफ, मतलब जो लोकसभा का जो सेक्रेटरीट स्टाफ है, ये आप देख रहे हैं राउंड टेबल है, यहाँ पे वो लोग सीटेड होते हैं. तो हमने इस तरह से क्या पढ़ा कि जो 550 की सीटिंग कैपेसिटी में लेफ्ट साइड बैठती है रूलिंग पार्टी, राइट साइड बैठती है अपोजिशन पार्टी. 6 ब्लॉक्स होते हैं और हर ब्लॉक में 11 रोज होती हैं. यहाँ पे स्पीकर, यहाँ पे लोकसभा सेक्रेटरी स्टाफ. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट इट. नाउ नेक्स्ट वन इज अबाउट प्रेसिडेंट. अब हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे. नाउ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही इज नोन बाय, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो चीज ये जान लो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उनको बहुत सारे नामों से जाना जाता है. ही इज नोन एज फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, he is known as supreme commander of armed forces, he is known as head of state, and also he is known as the nominal executive. Okay, so like जैसे हर चीज के आर्टिकल वगैरह होते हैं, from article 52 to 78 in part 5th of our constitution, it deals with the powers and working of president. इलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, इलेक्ट कैसे होते हैं, सो ही इज इलेक्टेड बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी. मतलब आपके लोकसभा राज्यसभा के जो दोनों सांसद होते हैं उनकी वोटिंग, आपकी लेजिस्लेटिव, योर, देन आपकी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं और जो आपकी यूनियन टेरिटरीज होती हैं उनके एमएलए. बट यूनियन टेरिटरीज में केवल और केवल दिल्ली और पौंडीचेरी होती है. ओके, सो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. द फॉर इलेक्शन प्रोसेस दे आर इलेक्टेड बाय नंबर फर्स्ट both the houses of parliament MPs, second elected members of legislative assembly of states, third elected members of union territories but only Delhi and Pondicherry. ये चारों लोग मिल के, मतलब हमारे लोकसभा राज्यसभा के एमपी फर्स्ट, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स टू, यूटीज में केवल दिल्ली एंड पौंडीचेरी, ये चार मिलके हमारे प्रेसिडेंट को जो है वो इलेक्ट करते हैं. एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही इज नोन एज हेड ऑफ द स्टेट. सर्वे सर्वा जिसको हिंदी में बोलते हैं ना, उनकी पोजीशन सुप्रीम होती है. ऑल डिसीजंस,
ऑल अपॉइंटमेंट्स आर डन अंडर हिज नेम। आपने देखा होगा अगर कभी भी कोई आर्टिकल वगैरह कुछ पास होता है तो नीचे उसमें प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होते हैं, सॉरी आर्टिकल कह रहा हूँ, कोई भी एक्ट या बिल पास होता है जैसे 3 तलाक, जीएसटी, रिवोकिंग ऑफ सेक्शन 370, लॉकडाउन एक्सेट्रा, कुछ भी इस तरह के होते हैं तो उसमें नीचे प्रेसिडेंट के साइन मस्ट है। ओके। एंड टाइम पीरियड की बात करें, सो द टाइम पीरियड ऑफ प्रेसिडेंट इज 5 years and he stays in the Rashtrapati Bhavan. Okay. Okay, so this is the view of Rashtrapati Bhavan. Our honorable president, he stays here. Then इनकी भी जैसे क्वालिफिकेशन की बात करें, सो ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मिनिमम एज शुड बी 35 years एंड शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। मतलब कि वाइल वर्किंग एज अ प्रेसिडेंट वो और किसी अदर पोस्ट पे जैसे कि गवर्नर हो गया या कहीं की सीएम, इस तरह की पोस्ट नहीं होनी चाहिए। ये तो क्या सबके लिए एलिजिबिलिटी होती है, शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, चाहे आप कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर हो, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो, सीएम हो, पीएम हो। सो एट अ टाइम आप केवल एक ही पोस्ट पे रह सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रेसिडेंट। नाउ अब हम बात करेंगे प्रेसिडेंट की। So a president has certain powers, and these are the powers written. He has executive power, legislative, financial, judicial, military, emergency, इतनी सारी powers होती हैं। अब ये powers क्या होती है, इन powers में क्या होता है, इसको हम एक एक करके थोड़ा डिटेल में इनकी एक ब्रीफिंग लेंगे कि what is the meaning of these powers which are stated here. अब एग्जीक्यूटिव पावर, एग्जीक्यूटिव मतलब सबसे पहले तो क्या होता है मैंने पहले बता दिया था, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट को ही बोलते हैं। नाउ एग्जीक्यूटिव पावर मींस पावर टू अपॉइंट एंड रिमूव हाई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज। दीज आर नोन एज व्हाट, योर executive power. That means they include the appointment of the prime minister and other members of the council of ministers, and like your supreme court के judge and all हो गए, related to the appointment or removal is called your executive powers of the president. Then next is your legislative power. Legislative power means it includes summoning and proroguing of both the houses. See, now what does the meaning of it? समन और प्रोरोग का मतलब क्या होता है, इसको हम समझेंगे। समन मतलब होता है किसी हाउस की मीटिंग को बुलाना, और प्रोरोग मतलब होता है किसी सेशन को डिसकंटिन्यू करना। तो ये पावर भी केवल और केवल होती है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। दैट मीन्स फॉर समनिंग और प्रोरोगिंग ऑफ द पार्लियामेंट सेशन। नेक्स्ट कम योर फाइनेंशियल पावर्स। फाइनेंशियल पावर्स क्या होती हैं? द मनी बिल्स इन द पार्लियामेंट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली विथ हिज रिकमेंडेशन। अब ये मनी बिल क्या होता है, ये भी हम अभी जब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बिल, तो 4 तरह के होते हैं, ऑर्डिनरी, फाइनेंशियल, कॉन्स्टिट्यूशन, मनी बिल एक्सेट्रा, हम डिटेल में उसको वहां पढ़ेंगे। For now, you should understand that financial power means that the money bills in India, money bills in Parliament can be introduced only by the recommendation of President. Then comes your judicial power. अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, that apart from all the powers given to Supreme Court, एक बहुत ही मेन पावर होती है केवल और केवल हमारे प्रेसिडेंट के पास, that he can grant pardon and relief a person from death penalty also। मतलब अगर किसी इंसान को डेथ पेनल्टी, फांसी की सजा, मृत्यु दंड, कुछ इस तरह का
डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अगर आपको ये डिसीजन दिया, आप हाई कोर्ट में अपील करिए, हाई कोर्ट ने दिया सुप्रीम कोर्ट, बट सुप्रीम कोर्ट के बाद भी आपके पास एक लास्ट चांस होता है, योर ऑनरेबल प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट आपको उससे रिवोक कर दें, आप पे ये पेनल्टी हटा दें, तो आपको आजाद कर दिया जाएगा। सो दिस पावर इज ओनली विद द प्रेसिडेंट। देन कम्स योर मिलिट्री पावर। See, he is the supreme commander of Indian Armed Forces. Supreme commander of armed forces मतलब although we have three wings, इन सब के हमारे पास generals भी हैं, army, military, air force and navy. But apart from that, president is the supreme commander. It means the president can also declare war or conclude peace with other countries, and even he can negotiate all international treaties and agreements because he is the supreme commander of the Indian Armed Forces. Then comes a very important thing, your emergency. अब इमरजेंसी का मतलब क्या होता है? सो फॉर इंस्टेंस अंडरस्टैंड दैट इमरजेंसी सिंपली मीन्स दैट अ प्रोसेस वेयर गवर्नमेंट के पास ये पावर आ जाती है दैट दे आर एबल टू पुट यू थ्रू सच पॉलिसीज विच आर नॉर्मली नॉट परमिटेड। और ये क्यों होता है? फॉर योर सेफ्टी एंड फॉर योर इजीनेस इमरजेंसी को इम्पोज किया जाता है। That means a state of emergency is a situation where government is empowered to put such policies जो कि नॉर्मली वो इन कंट्री को परमिट नहीं करती। और इस तरह से क्यों होता है? फॉर द सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल ऑफ कंट्री। अब इमरजेंसी की बात करें, सो इमरजेंसी बेसिकली तीन तरह की होती हैं। अब ये जो मैंने बात की आपकी नेशनल, जैसे हर चीज़ के, सॉरी यस, आई वाज डिस्कसिंग, जैसे हर चीज़ के आर्टिकल पार्ट शेड्यूल उसी तरह से जो हमारी नेशनल इमरजेंसी होती है, इट इज़ गिवन इन आर्टिकल नंबर 352। जो प्रेसिडेंट्स रूल या इसी को स्टेट और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कहते हैं, इट इज गिवन इन आर्टिकल नंबर 356। एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी इन 360, दैट मीन्स 352, 356 एंड आर्टिकल नंबर 360। अब इसको बहुत ही शॉर्ट से समझते हैं दैट what is the meaning of national emergency? See, national emergency means if the president thinks that the security of the country is threatened due to any war, external aggression, any armed rebellion, then he can proclaim national emergency। मतलब कोई भी इसको हिंदी में बोलते हैं बाह्य आक्रमण, कोई अदर कंट्री अटैक कर सकती है या इस तरह की कोई कंडीशन बन रही है, तो वो आपके किस में आएगा? नेशनल इमरजेंसी में। जो प्रेसिडेंट सेकंड वन जो यहाँ पे लिखा है प्रेसिडेंट्स रूल, इसके साथ ही इसको स्टेट या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं। इसका मतलब देखिए क्या होता है, प्रेसिडेंट्स रूल या आपका जो जिसको हम बोलते हैं स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। If a president declares such types of emergency by using article 356 powers, then इसमें सबसे पहली चीज क्या होती है, जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट होती है वो पूरी तरह से हो जाती है डिसमिस। और पूरी की पूरी पावर स्टेट से किसके पास चली जाती है? सेंटर के पास। मतलब आपका जो एग्जीक्यूटिव होता है वो पूरा स्टेट जो गवर्नमेंट का होता है, दे गेट डिसमिस, सीएम वगैरह सबकी पावर हो जाती है खत्म। और पूरी पावर स्टेट से किसके पास चली जाती है? सेंटर के पास। उसके साथ ही स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट फंक्शन टू स्टेट लेजिस्लेटिव एंड ही इज डिसॉल्व। मतलब जो आपका स्टेट लेजिस्लेचर होता है वो भी पूरी तरह से डिसॉल्व होता है। मतलब आपका स्टेट की जितनी पावर्स थी वो सब हो गई खत्म, रिवोक, और सारी पावर्स किसके पास चलेगी? सेंट्रल के पास। और उस स्टेट के हेड कौन हो जाते हैं? सीधे से अवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट। अब सब कुछ उनके डिसीजन पे होगा। सो दिस इज योर स्टेट इमरजेंसी। देन लास्ट वन इज योर फाइनेंशियल इमरजेंसी।
इसका नॉर्मल सा मतलब ये होता है कि इफ प्रेसिडेंट फील्स दैट कंट्री में कोई भी फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी आ रही है, क्रेडिट वगैरह, या कोई भी मतलब पर्टिकुलर पोर्शन में इस तरह की मॉनेटरी वैल्यू मतलब इस तरह की कोई इमरजेंसी आ सकती है, सो बाय यूजिंग आर्टिकल 360 ही प्रोक्लेम अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। हाउएवर आज तक हमारे इंडिया में फ्रॉम गॉड ग्रेस ऐसी कोई मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी की कंडीशन नहीं आई है। दिस इमरजेंसी इज नेवर इम्पोज इन इंडिया। ओके, सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज। अब कुछ अगर फेमस इमरजेंसीज की बात करूँ, सो इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस थ्री टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज हैज बीन डिक्लेयर्ड। द फर्स्ट वन इज, वो तीन कौन सी थी? द नंबर फर्स्ट, इन द ईयर 1962 when Indo China war was going on, emergency was declared. Then in the year 1971 when the war was Pakistan was going, emergency was declared. And the famous emergency of 1975 because of some political stability, when Indira Gandhi was our honorable prime minister, she declared this emergency. Okay, so these are the three emergencies which has been imposed in India. How many times emergency has been imposed in India? Okay, one thing which I forgot to tell you, sorry, is about the sessions of parliament. जब हम parliament discuss करे थे तो एक बहुत important चीज मैं आपको उस टाइम में बताया था, that is your sessions. parliament वगैरह हमने सब पढ़ लिया।
अब सी पार्लियामेंट क्या है, जहाँ पे सब लॉ मेकिंग बॉडी है, जहाँ पे सारी डिस्कशन होते हैं। तो जैसे हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है, आपकी ऑनलाइन क्लासेस की एक टाइमिंग है, आपकी स्कूल क्लासेस की एक टाइमिंग है, ऑफिस की एक टाइमिंग होती है, उसी तरह से जो पार्लियामेंट में सेशंस चलते हैं उनके भी, उसको भी हमने कुछ ड्यूरेशन पे डिवाइड किया है। द नंबर फर्स्ट इज योर बजट सेशन। इट इज हेल्ड फ्रॉम फेब टू मे। आपने देखा होगा जब भी इंडिया में बजट रिप्रेजेंट होता है तो फेब में ही रिप्रेजेंट होता है। ओके, सो जो बजट सेशन होता है वो फेब टू मे से चलता है। आफ्टर बजट सेशन कम्स योर मॉनसून सेशन। इट इज फ्रॉम जुलाई टू सितंबर। यहाँ पे जो है दिस सेशन इज डेडिकेटेड टू द मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम सोल्यूशन होती है उसके बारे में ब्रीफ डिटेल में डिस्कशन होते हैं। ओके, एंड लास्ट वन इज योर विंटर सेशन। इट इज फ्रॉम मिड ऑफ नवंबर टू मिड ऑफ दिसंबर। दैट इज व्हाई इट इज also considered as one of the very shortest session. See, our constitution says that India's parliament should meet at least twice in a year with an interval of not more than 6 months. मतलब पार्लियामेंट में साल में कम से कम, मिनिमम, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, हर दिन मिलो ना कोई दिक्कत नहीं, बट मिनिमम साल में 2 बार उनको मिलना ही होता है। और दो इनकी मीटिंग्स के बीच में 6 महीने से ऊपर का गैप नहीं होना चाहिए, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। Now our next topic is Prime Minister and the Council of Ministers. See, so far we have discussed about the parliament, we have discussed about the Lok Sabha, Raj Sabha, we have discussed about the president. अब आता है हमारा प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखिए दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले हम समझे प्राइम मिनिस्टर को। तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जैसे हर चीज का आर्टिकल पढ़ता, प्रेसिडेंट का था 52 से 78, प्राइम मिनिस्टर जो है हिज पावर्स, हिज प्रोसेस इज गिवन इन द आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 says that प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट। अब इसको समझिए, प्राइम मिनिस्टर बेसिकली बनते कैसे हैं। सी, बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं है फॉर द सिलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। यस, बहुत ध्यान से सुनना। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एनी स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर द सिलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इंस्टेड द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी रिसीव्स हिज डेजिग्नेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर में जैसे प्रेसिडेंट और हर चीज के लिए एक प्रॉपर इलेक्शन प्रोसेस है, प्राइम मिनिस्टर के लिए सच कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं है। द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी, जैसे कि भाई एक इलेक्शन हुआ, अब बहुत सारी जो आपकी पार्टीज हैं, आपकी जो बहुत सारी
सो बहुत ही साउंड वियर्ड होता है ना, बट सॉरी, in our constitution it does not specify any specific process for the selection of prime minister. जो भी रूलिंग पार्टी, मतलब जो भी पार्टी जिसको वोटिंग में मेजोरिटी मिलती है, उन्हीं के लीडर को पीएम की डेजिग्नेशन दी जाती है। ओके, मतलब वो आपस में ये सेलेक्ट करते हैं कि जैसे बीजेपी थी, ठीक है, लोकसभा में आपको पता है हमारे नरेंद्र मोदी भी एक एमपी हैं। ये एलिजिबिलिटी है भाई, कैसे आप बनोगे प्राइम मिनिस्टर? जैसे चीफ मिनिस्टर खुद एक विधायक होते हैं। जैसे अभी हमारे ऑनरेबल कमलनाथ सर जो थे, वो विधायक थे। जो शिवराज सिंह चौहान है वो भी विधायक हैं। फिर वो जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, मतलब जिस भी चुनाव क्षेत्र से वो विधायक हों, उसके बाद आपस में ही जो इनकी पार्टी के लोग होते हैं, वो किसी एक को अपना लीडर, दैट मीन्स योर सीएम या पीएम की डेजिग्नेशन देते हैं। उसी तरह से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र मोदी इज, ही इज एमपी फ्रॉम वाराणसी। ओके, तो जो भी रूलिंग, जो भी मेजोरिटी जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को मिलती है, उनके ही उसी में से लीडर को चूज करके उनको पीएम की डेजिग्नेशन दी जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन में सच कोई भी स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं है फॉर द सिलेक्शन, फॉर द इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखें तो यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हैं। पीएम इज एड्रेस्ड एज चीफ ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, एडवाइजर ऑफ द प्रेसिडेंट, हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी एंड द लीडर ऑफ हाउस, दैट इज योर लोकसभा। प्राइम मिनिस्टर को इतने सारे नाम से एड्रेस किया जाता है, एंड ऑल्सो ही इज नोन एज द रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। वेर एज प्रेसिडेंट को फर्स्ट सिटीजन, नॉमिनल, सुप्रीम कमांडर, हेड ऑफ द स्टेट कहा जाता है। अब यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखेंगे सॉरी, तो दो चीजें हाईलाइट हैं, दैट इज योर रियल एग्जीक्यूटिव एंड योर नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। अब हमको ये रियल और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव का मतलब समझना है। सी, इन अवर कंट्री जो हमारे प्रेसिडेंट है, वाई इज नोन एज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव? सी, ही इज द हेड ऑफ द कंट्री, ही इज he is the head of the country। जितने भी बिल्स वगैरह साइन होते हैं, दे आर साइन अंडर द नेम ऑफ मिस्टर प्रेसिडेंट। नहीं नहीं, ठीक है, दे आर साइन अंडर हिज नेम ओनली, बट देन टू प्रेसिडेंट सुप्रीम डिसीजंस नहीं ले सकता। देखो कैसे, इसको समझो। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, द रीजन ही इज नोन एज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव बिकॉज he although exercises all its powers but under the advice of council of ministers। उनको एडवाइस हमेशा कौन करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या दूसरे पीएम वगैरह। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि he is bound to do that, but then to he works on the advice of council of ministers, prime minister etc। सेकेंड, अगर कोई भी एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा प्रेसिडेंट को दी जाती है, सो प्रेसिडेंट उसको बोल सकते हैं रिकंसिडर करने के लिए, बट if the same advice is given again, the president is bound to act accordingly। then प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी पर्टिकुलर बिल पे अपना असेंट डिले कर सकते हैं। मतलब क्या होता है, जब कोई भी बिल पास होता है राज्यसभा पार्लियामेंट से, तो वो फाइनल अप्रूवल के लिए जाता है हमारे प्रेसिडेंट के पास।
तो फर्स्ट टाइम पे वो जब प्रेसिडेंट के पास जाता है तो वो उसको अपना एसेंट देने से मना कर सकते हैं, मतलब वो उसको अपना एसेंट नहीं देंगे, अपना अप्रूवल नहीं देंगे, उसे रिकंसिडरेशन के लिए भेज देंगे। लेकिन अगर रिकंसिडरेशन के बाद फिर से वो बिल आता है, देन द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव हिज एसेंट टू द बिल। और आपने एक चीज और देखी होगी, वी आर इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आपने देखा होगा अगर कोई भी हमारे फॉरेन डेलीगेट आते हैं तो हमेशा उनको रिसीव करने हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, और हमारे प्राइम मिनिस्टर कहीं पे जाते हैं तो वहां पे प्रेसिडेंट आते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी एक फर्क है प्राइम प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। हमारे देश में जो रियल पावर्स हैं वो किसके पास होती है? पीएम की। आप देखिए कोई भी डिसीजन हो रहा है, ऑल डिसीजन आर टेकन अंडर द नेम ऑफ आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट ओनली, बट ले कौन रहा है? प्राइम मिनिस्टर। सो दैट इज वाई प्राइम मिनिस्टर इज नोन एज द रियल एग्जीक्यूटिव एंड प्रेसिडेंट इज नोन एज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। अब वी वर रीडिंग द टॉपिक प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर क्या होता है वो तो हमने समझ लिया। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? सो सी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज बेसिकली ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, अब इसका मतलब क्या होता है? फिर से समझिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स which are together responsible for a particular ministry. Let's see, मैंने यहाँ पे एक स्लाइड बनाई थी आप लोग के लिए। यस, what I said, the council of ministers is basically a group of ministers which are responsible for a particular ministry, like your defense, agriculture, tourism, etc. अब इसको समझिए मैं बोल क्या रहा हूँ। इसको, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। लेकिन अगर मैं इसका फर्दर क्लासिफिकेशन करूं तो मिनिस्ट्री तीन तरह की होती हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे सोशल स्टडीज मतलब आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स, ये आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो गए, मतलब कैबिनेट मिनिस्ट्री या जिसको यूनियन मिनिस्टर्स बोलते हैं। सेकंड हो गया मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, एंड द थर्ड वन इज योर डेप्यूटी मिनिस्टर। अब इनमें फर्क क्या होता है ये हम देखते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यस, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट योर काउंसिल ऑफ, यस, हाँ मैं आपको इस तरह से बताता कि सोशल स्टडीज हो गया, वो हो गया आपका बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बाद तीन तरह की मिनिस्ट्री मैंने अभी बताई, कैबिनेट मिनिस्टर या यूनियन मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स। तो जैसे कि सोशल स्टडीज के अंदर फिर एक फर्दर क्लासिफिकेशन होता है हिस्ट्री, सिविक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड योर ज्योग्राफी, जिसका अपना फर्दर इंपॉर्टेंस है। उसी तरह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, योर कैबिनेट एंड यूनियन मिनिस्टर्स, योर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड योर डेप्यूटी मिनिस्टर्स। अब देखिए एक एक करके समझते हैं। हु आर कैबिनेट मिनिस्टर्स? अ कैबिनेट मिनिस्टर is head of a particular ministry such as your education, health, home, foreign affairs, etc. They hold